हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छा ही कर रहे होंगे और जामिया मिलिया इस्लामिया की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। वी वर रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एमएससी बायोटेक एंट्रेंस 2023 पेपर और इसीलिए उस पेपर के आंसर की और एक्सप्लेनेशन को लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। चलिए तो शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज द मोस्ट अबंडेंट इन सीरम? आईजीएम, आईजीए, आईजीजी और आईजीई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। As we know that IgG is the most abundant antibody found in the blood circulation. In fact, in humans, around 75% of all serum antibodies are IgG. बाकी का आप कंपैरिजन IgG का IgA, IgM, IgG और IgE से कर सकते हैं। इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज IgG. HIV is a retrovirus which infects T cells and causes AIDS. Which of the following receptors of the cells acts as a specific cell surface receptor for the human immunodeficiency virus to initiate infection? Is it CD4-CCR5, CD4-CD8, CD8 और CD8-CCR5? देखिए, जो HIV वायरस है, दैट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, वो टी सेल से इंटरेक्ट करता है थ्रू हाई अफिनिटी इंटरेक्शन ऑफ अ वायरन एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज GP120। यानी कि जो HIV की सरफेस पे एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है GP120, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये GP120 जो है, इट इंटरेक्ट विद CD4 ऑफ टी हेल्पर सेल्स और इस इंटरेक्शन को पोटेंशिएट करता है आपका CXCR4 विच इज प्रेजेंट ऑन द टी सेल्स। यानी कि आपका जो इंटरेक्शन है GP120 विच इज प्रेजेंट ऑन HIV, उसका इंटरेक्शन होता है CD4 से। तो आंसर ए या बी में से होगा। अब जो CD4 है, जो कि टी हेल्पर सेल पे होता है, जबकि CD8 आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे होता है। तो यानी कि आपका प्रोबेबल आंसर होगा ए, दैट इज CD4। नाउ CCR5 का क्या केस है? CCR5 का इंटरेक्शन होता है जब HIV आपका मैक्रोफाज या मोनोसाइट से इंटरेक्ट करता है। तो यानी कि HIV टी हेल्पर सेल से इंटरेक्ट करेगा थ्रू CD4, जबकि इंटरेक्शन होगा जब मोनोसाइट से, तो यूज होगा आपका CCR5। और दोनों ही सेल को व्हेन इट पैरालाइजेस तो हमें एड्स हो जाता है। तो हियर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Bacteriophage lambda infects E. coli by injecting its genetic material inside the cell. In what state is the DNA present in the phage and as it enters the host? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट द लैम्डा बैक्टीरियोफाज जीनोम, तो आपको पता होगा दैट लैम्डा बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है ऑफ अराउंड 48.5 केबी। बोथ द साइट्स जो है टर्मिनल्स पे इसमें कॉस साइट्स होती हैं विच हेल्प्स इन सर्कुलराइजेशन। तो द मोमेंट a double standard linear DNA enters the host, then it immediately circularizes. और ये सर्कुलराइजेस करने के पीछे रीजन ये है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर सारा डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगर लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रह गया वायरस का, तो देन इट विल बी अटैक्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो द मोमेंट द लीनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो फाज का है, जो एंटर करेगा अगर बैक्टीरिया में, तो इमीडिएटली इट विल सर्कुलराइज एंड make a double standard circular DNA. So here the option B should be the correct answer. Which of the following does not transmit signal by GPCR? Growth hormone, epinephrine, oxytocin और glucagon? देखिए, GPCR या फिर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होते हैं, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्टिमुलाई। अब इसके लिए जो लाइगेंड्स हैं वो कॉमन प्रोटीन्स हैं। वो क्या क्या है हार्मोन्स हमारे? डोपामिन, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, ग्लूकागन एंड इवन ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो जीपीसीआर से बाइंड नहीं करता, रेदर उसका जो रिसेप्टर है वो टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर है विच अपॉन बाइंडिंग विद ग्रोथ हार्मोन इट डाइमराइजेस। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक टिपिकल टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर जो है उससे ग्रोथ हार्मोन बाइंड करता है रेदर देन जीपीसीआर। तो हियर द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Reverse transcriptase enzyme does not have RNA dependent DNA polymerase activity, DNA dependent DNA polymerization activity, RNA dependent RNA polymerization activity, ribonuclease H type activity, DNA dependent RNA polymerization activity. तो हमें बताना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या है? इट इज एन एंजाइम
which is exclusively found in the retroviruses. तो जो retroviruses होते हैं उनका जो जीनोम होता है वो RNA based होता है, just like coronavirus. Now this RNA genome is being converted into a RNA DNA duplex, यानी कि RNA को यूज करके we are going to construct a DNA which we call it as complementary DNA. और ये जो एक्टिविटी है ये आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में होती है. दैट मीन्स आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में फर्स्ट एक्टिविटी होगी. नाउ वंस दिस आरएनए डीएनए डुप्लेक्स इज फॉर्म, देन सेलेक्टिवली वी डिग्रेड दिस आरएनए पोर्शन. और इस एक्टिविटी के लिए वी नीड टू हैव आरएनएस एच एक्टिविटी. आरएनएस एच एक्टिविटी में राइबोन्यूक्लियस हाइब्रिड एक्टिविटी, जिसमें से आरएनए डीएनए डुप्लेक्स में से एक्सक्लूसिवली आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाए. Now what we are left with? अब हमारे पास क्या बचेगा? We will be having only cDNA. cDNA means only DNA template. Now we will use this DNA template to construct another DNA strand, जो कि होगा डबल स्टैंडर्ड डुप्लेक्स. तो यानी कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटी थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में? वी हैड आरएनए को यूज करके डीएनए बनाना, दैट मींस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी. आरएनए डीएनए डुप्लेक्स होगा तो उसमें से सेलेक्टिवली आरएनए को डिग्रेड करना, दैट मींस आरएनए इज एच एक्टिविटी. इसके बाद डीएनए cDNA को यूज करके दूसरे डीएनए स्ट्रैंड को कंस्ट्रक्ट करना, दैट मींस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी. क्या नहीं होगा? थर्ड एंड फिफ्थ, दैट मींस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी as well as DNA dependent RNA polymerization activity. So here the option D should be the correct answer. The sickle cell anemia is caused by single point mutation of glutamate at the 6th position to the valine of beta chain of hemoglobin, single point mutation of valine at the 6th position to the glutamate of beta chain of a hemoglobin, single point mutation of glutamate at the 6th position to the valine of alpha chain of hemoglobin, or nonsense mutation of glutamate at the 6th position to the valine of beta chain of hemoglobin. देखिए सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है? सिकल सेल एनीमिया के केस में होता क्या है? बेसिकली देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन बिटवीन एडेनिन टू थाइमिन. जीएजी जो कि कोड करता है आपके ग्लूटामिक एसिड को इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वेलाइन जो कि कोड होता है जीटीजी. अब पॉइंट क्या है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो एक चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जबकि वेलाइन एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है. दैट मींस द कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड इज बीइंग टोटली चेंज्ड, व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन स्पेशली, और उसकी वजह से जो आरबीसी हैं वो हमारी सिकल शेप हो जाती है. इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होगा? सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ऑफ ग्लूटामेट at the 6th position of valine of beta chain, that is option A. Which hormone is responsible for the apical stem dominance in the plants? Auxin, ethylene, gibberellin और cytokinin. जो apical dominance phenomena होता है जिसके अंदर central stem is dominant and lateral stem is suppressed, ये होता है phytohormone auxin की वजह से. So auxin is basically responsible for apical stem dominance, जबकि cytokinin इसको रिवर्स करता है. So here the option A should be the correct answer, that auxin is responsible for the apical stem dominance. Where does hematopoiesis occur in the fetus? Liver, spleen and bone marrow, spleen and bone marrow, or liver and spleen. जो blood production है it do occurs even when we are in the uterus. जो थर्ड वीक है उसके अंदर आरबीसी जो है वो योग सैक में बनती है. ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ आवर प्रेगनेंसी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स वो कहां बनते हैं? लीवर एंड स्प्लीन में, जबकि डब्ल्यूबीसी कहां बनती है? लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस में. बाय द फिफ्थ मंथ, जब हम फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल दे आर बीइंग प्रोड्यूस इन द बोन मैरो. तो यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेमेटोपोइसिस के लिए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. When a cell releases a signal molecule into the environment and a number of cells in the immediate vicinity respond, this type of signaling is, that's very easy, it is a type of a paracrine signaling. देखिए ऑटोक्राइन में क्या होता है? जब एक सेल कुछ सिग्नल रिलीज करते हैं इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट इट्स ओन एक्सप्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन, यानी सेल्फ के लिए. ऑटो मतलब सेल्फ.
पैराकाइन मतलब क्या होता है कि जब एक सेल नेबरिंग सेल को इन्फ्लुएंस करती है अपने सीक्रीशन से, तो उसको हम बोलते हैं पैराकाइन। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, डिस्टेंट सेल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बट उसके लिए जो केमिकल है वो रिलीज करना होता है ब्लड में। तो हियर द ऑप्शन पैराकाइन सिग्नलिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। Type 2 restriction endonucleases are the enzyme which cleave the DNA. Choose the option with a statement describing their characteristics. They cleave at or near the restriction site. Yes, type 2 की एक खासियत है कि वो अपनी restriction site के या तो आउटसाइड या फिर इनसाइड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसी को काटते हैं, डाइमर की तरह एक्ट करते हैं और एटीपी की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती है इन ऑर्डर टू न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी। मिथाइलेज एक्टिविटी along with the endonuclease activity, नहीं, ये गलत है। They either have methylase or most of the time they have endonuclease activity. They require endonuclease magnesium for their efficient action. Yes. They can also cleave for away from the restriction site. नहीं, देखिए ऑप्शन 1 ठीक होगा क्योंकि they cleave at or near the restriction site. They do not cleave away from the restriction site. Away from the restriction site जो ऑप्शन है वो होता है टाइप 1 एंड टाइप 3 में। तो आप एक टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि जो डिफरेंस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में जो होते हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। तो हियर द ऑप्शन वुड बी दैट फर्स्ट एक्टिविटी होगी, फोर्थ एक्टिविटी होगी, दैट मीन्स ऑप्शन डी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स व्हेन देयर आर 6 एलील्स फॉर अ जीन। देखिए जब भी आपको एलील नंबर दे रखे हों तो उसके लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप्स जो हो सकते हैं उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। उसके फॉर्मूला होता है आपका 1 टू लेकर उन सबको ऐड करते जाइए टिल एन नंबर। एन मतलब नंबर ऑफ एलील्स जितनी भी दे रखी हैं। अगर सपोज करिए आपको 3 एलील दे रखी हैं तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, बट यहां पर कितने दे रखा है 6 एलील, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये जितना भी टोटल आता है दैट विल कम अराउंड 21। दैट मेनी पॉसिबल ऑफ जीनोटाइप्स कैन बी फॉर्म्ड विद द 6 एलील। सो हियर द ऑप्शन सी should be the correct answer. What are the factors that disturb Hardy-Weinberg equilibrium? Migration, mutation, natural selection, or all of these? देखिए Hardy-Weinberg principle state that both allele frequency and genotype frequency remain constant from generation to generation in a large random mating population, provided there should be no influence by the evolutionary process. जब हम evolutionary processes की बात करते हैं तो what does it mean? There should be no genetic drift, there should be no gene migration or gene flow, there should be no mutation, there should be no genetic recombination, and there should be no non-random mating and natural selection. ये सारे ही फोर्सेस जो हैं ये एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को ऊपर या नीचे करते हैं एंड दैट्स वेयर दे डिस्टर्ब द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हियर द ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। What is the difference between AFLP and RFLP? Both are same. AFLP is PCR based technique while RFLP is not. RFLP includes PCR step, AFLP does not. AFLP is used in DNA fingerprinting while RFLP is not used for the same. देखिए first of all you should know what is the full form of AFLP and RFLP. RFLP simply means restriction fragment length polymorphism, जबकि AFLP means amplified fragment length polymorphism. तो यानी कि RFLP के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन जैसा कुछ चीज यूज होगी जबकि AFLP के अंदर कुछ एम्प्लीफिकेशन जैसा कुछ चीज यूज होगा। टेबल देख लेते हैं। RFLP के अंदर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट फीचर, जबकि AFLP के अंदर ना केवल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बट PCR इज आल्सो रिक्वायर्ड। RAPDA जो एक तीसरी टेक्निक है इसके अंदर सिर्फ PCR यूज हो सकता है। तो दैट मींस AFLP uses the best aspect of RFLP and RAPD. अब देखते हैं ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं। बोथ आर सेम, नो। AFLP इज अ PCR बेस्ड टेक्निक, ये सही है। अब RFLP नहीं है, ये भी सही है स्टेटमेंट। RFLP इंक्लूड PCR स्टेप, नो, AFLP में होता है। AFLP इज यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP नहीं, RFLP पहले यूज होती थी। तो हियर द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ट्राइजोल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्राई मतलब तीन, यानी RNA, DNA और प्रोटीन, हम तीनों को आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइजोल मेथड। बेसिकली होता क्या है, जो एक्वस लेयर इसके अंदर बनती है उसमें RNA होता है, जो इंटरफेस यानी इन बिटवीन ऑफ एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज जो होता है उसके अंदर DNA होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक फेज होता है
उसके अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं। एक ही केमिकल, एक ही किट आपको तीनों केमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है, इसीलिए इसको हम ट्राइजोल मेथड बोलते हैं। तो हियर द ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? निमेटोड्स राउंड वर्म होते हैं, ये तो सही है। स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये भी सही है। कैलकेरिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, ये भी सही है। सीलोम होता है, ये भी सही है। प्लेटीहेलमिंथिस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म्स, एसिलियोमीट्स होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अकाइनोडर्म सीलोम प्रेजेंट होता है, हाँ। बायलेटरल सिमेट्री नहीं, अकाइनोडर्म्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। इस तरह के क्वेश्चन जूलॉजी में भी और बायोटेक में भी बहुत सारे आते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक काम करते हैं, एनसीईआरटी की एक टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपको यहां पे हमने मेंशन कर दी है। इस टेबल में बेसिक फीचर्स अमंग डिफरेंट फाइला वो दिए हुए हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको अपकमिंग एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। Viable seeds can be produced without fertilization of the egg in a process called apospory, apomixis, parthenogenesis, or meiosis. Apomixis is the special mechanism which is used to produce the seeds without fertilization. For example, we do it in the grass. So here the option B is the correct answer. Which of the following represent an example of epigenetics? Deletion of a DNA fragment, single nucleotide polymorphism, altered methylation pattern of DNA, और ट्रांसपोजिशन। देखिए, जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, दे ऑल्टर द फिजिकलिटी ऑफ द डीएनए। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एपिजेनेटिक चेंज इज द डीएनए मिथिलेशन। डीएनए मिथिलेशन से जो एपिजेनेटिक्स है वो कंट्रोल कर सकती है सर्टेन जीन्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड और नॉट एक्सप्रेस्ड। इसका क्लासिकल एग्जांपल जो रिसेंट की डिस्कवरीज हैं कि जो डार्विन्स की फिंचेस थी, उसमें ये देखा गया है जो बीक मॉडिफिकेशन हुआ है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ फूड दे हैड, इसका सबसे बड़ा रोल है एपिजेनेटिक्स। देयर आर सर्टेन जीन्स which was repressed while certain genes were expressed, और उसकी वजह से जो बीक का साइज था वो मॉडिफाइड हुआ डिपेंडिंग ऑन द फूड दे हैव। तो हियर epigenetics simply means altered methylation pattern of DNA. What are the function of sieve cells and sieve tubes in a plant? Transportation of plant water, transportation of food, transportation of food in gymnosperm, transportation of food in angiosperm, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर द प्राइम कंपोनेंट ऑफ फाइलम टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म एंड हायर जिम्नोस्पर्म्स, एंड बेसिकली दीज आर इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट। सो हियर द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट जो सीव एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराते हैं जिम्नोस्पर्म में भी एंड एंजियोस्पर्म में, जबकि वाटर एंड मिनरल्स एंड दूसरी चीजों के लिए दूसरे एलिमेंट से रेस्पॉन्सिबल है। तो हियर द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लैक ऑपरॉन विल बी स्विच्ड ऑन? व्हेन लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर प्रेजेंट? नो। व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट? नो। वेल, ग्लूकोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज एब्सेंट, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखो, पहले लैक ऑपरॉन समझ लीजिए होता क्या है। लैक ऑपरॉन में क्या होता है, जो हमारा अगर लैक्टोज एज अ फूड अवेलेबल है तो 3 जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, लेग जेड, लेग वाई, लेग ए, और इन तीनों ही जीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्चुअली लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मींस लैक्टोज को वो यूज करके डिग्रेड करके एनर्जी रिलेटेड सबस्ट्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब अगर आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट है तभी तो लैक ऑपरॉन स्विच ऑन होगा, क्योंकि लैक्टोज अवेलेबल होगा तभी उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो यानी लैक्टोज की प्रेजेंस तो चाहिए अगर आपको लैक ऑपरॉन को स्विच ऑन करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज मिल रहा है और अगर साथ में आपको ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या लैक्टोज के थ्रू ग्लूकोज लेना पसंद करेगा बैक्टीरिया? नो। उसका प्रेफर्ड सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। तो यही एक्चुअली लैक ऑपरॉन में होता है, क्या कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया विल नेवर स्विच ऑन द लैक ऑपरॉन, ही विल प्रेफर द ग्लूकोज टू बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट। और इसीलिए अगर ग्लूकोज होगा तो पहले ग्लूकोज यूज होगा, और अगर लैक्टोज होगा तो ग्लूकोज को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी एज एन सोर्स। तो इसका मतलब ग्लूकोज को एब्सेंट होना होगा, लैक्टोज को प्रेजेंट होना होगा जब लैक ऑपरॉन स्विच्ड ऑन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लैक ऑपरॉन स्विच्ड ऑन नहीं होगा।
और अगर दोनों ही नहीं होंगे तो भी लैकोप्रोन स्विच्ड ऑन नहीं होगा. तो हियर when lactose is present but glucose is absent, then only lacopron will be switched on. Option B. Ectoderm, mesoderm and endoderm, these are the three germ layers. ठीक है. Which layer among the three gives rise to the connective tissue? देखिए इसको एक डायग्राम से समझ लीजिए. एक्टोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म क्या बनाता है, मीजोडर्म क्या बनाता है. एक्टोडर्म क्या बना रहा है, एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, जबकि एंडोडर्म क्या बना रहा है, लाइनिंग ऑफ द गट, लीवर एंड द लंग्स. मीजोडर्म क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स द मसल्स, बोन्स, किडनी, ब्लड, गोनेट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी लेयर कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, दैट इज बी, मीजोडर्म. 10 normal HCl is diluted 100-fold with water and the pH of the diluted solution was measured by a pH meter after calibration with standard solution. अब एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है डाइल्यूट HCl का वो दे रखा है 0.01. व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आपको जो नॉर्मेलिटी ओरिजिनल कितनी दे रखी है, 10 नॉर्मल. तो ओरिजिनल जो सॉल्यूशन था आपका 10 नॉर्मल, उसको हमने 100 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया. तो जो कॉन्सेंट्रेशन रह गई वो कितनी रह गई, कॉन्सेंट्रेशन हो गई आपकी 0.1 नॉर्मल. HCl की अभी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 नॉर्मल. तो प्रोटॉन जो है वो कितने होंगे, तो प्रोटॉन हो जाएगा आपका करंट कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट. ठीक है. अब हमारी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 नॉर्मल और हमारा जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो है 0.01. तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितना हो गया, 0.001. दैट मीन्स 10⁻³ नॉर्मल. HCl है तो उसको हम मोलर भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी. नाउ पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग प्रोटॉन आयन. प्रोटॉन अब हमारे पास कितने हैं, 10⁻³ तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग इंटू 10⁻³ मोलर. 3 आपका आगे आ जाएगा तो पीएच हो गया आपका 3. तो हियर द ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. The molarity of solution obtained by mixing 750 ml of 2 molar HCl with 250 ml of 0.5 molar HCl will be 0.875 molar, 1 molar, 1.625 molar और 0.075 molar. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आप दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए. तो 750 ml ऑफ 2 मोलर HCl कितना देगा, 1.5 मोल्स ऑफ HCl. 250 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl कितना देगा, 0.125 मोल्स. अब आपको अगर डाउट है ये कैसे निकाला गया, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है. देखिए 2 मोलर HCl दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml. ठीक है. अब नाउ 10 ml में कितना हो जाएगा, 0.02 मोल्स इन 10 ml. आपको किस में निकालना है, 750 ml में. यानी कि इसको 75 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मोल्स हो गए, वो निकल के आएगा आपका 1.5 मोल्स. ठीक है. सेम वे में आपको 250 मोल्स में निकाल लेंगे, 250 मोल्स में निकल के आएगा 0.125. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके, 1.625. दोनों को ऐड कर दीजिए. और ये कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 750 ml ऑफ दिस, 250 ml ऑफ दिस, यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1.625 मोल इन 1000 ml यानी 1 लीटर. और मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलार. तो 1.625 मोलर. दैट इज ऑप्शन सी. द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन इज. देखिए फिनॉल दे रखा है, क्लोरोफॉर्म दे रखा है, NaOH का रिएक्शन करा के सैलिसैल्डिहाइड बनाया गया है. तो whenever the phenol react with chloroform in the presence of aqueous NaOH at 340 Kelvin to form the salicylic, तो उस रिएक्शन को हमने पढ़ा होगा कि राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते थे. अब इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, तो इसके लिए आप एक काम करते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो आपका जो एक्वस NaOH है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है डाइक्लोरोकार्बिन. और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये अटैक करके आपका अल्टीमेटली सैलिसैल्डिहाइड बनवाता है during the Raymond-Tyman reaction. So here the option D should be the correct answer, that dichlorocarbene will be the electrophile involved in Raymond-Tyman reaction. यानी जब फिनॉल से हम सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं. चलिए आगे चलते हैं. What is the name of the reaction? अरे
जस्ट वी रेड, फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाएंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन पेपर में दो सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए, इससे इजी और क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड HCl, और इसका यूज करते हैं हम टू क्लासिफाई अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो लुकास रिएजेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। डैश इज द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। ये तो बहुत आसान है। आप एक एसिड ले लीजिए, लेट अस से वी हैव टेकन COOH, और इसका किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है? तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोलते हैं एस्टर, दैट मीन्स COOR, इस तरह का मॉलिक्यूल। एस्टरिफिकेशन जो होता है वो एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है एसिड्स को। एसिड जो होते हैं वो नॉर्मली रिएक्टिव नहीं होते इतने ज्यादा। तो अगर हमें किसी भी एसिड की रिएक्शन कराने हैं तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज रिएक्ट इट विद अल्कोहल। अल्कोहल से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है एस्टर, वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो हियर द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट एस्टर इज द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल, और उस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस तरह की रिएक्शन आप कहां देखी हुई है बायोमोलिक्यूल्स में? याद करिए, हमारे फैटी एसिड जो होते हैं वो भी एसिड्स होते हैं, और उनका ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, और वहां पे हमारा ट्राई एस्टर्स बनते हैं। इसीलिए जो हमारे फैट्स होते हैं उनको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स? Oxidation of primary alcohols, dehydrogenation of secondary alcohols, ozonolysis of alkenes, hydration of ethylene with acids। देखिए ये चारों ही रिएक्शंस हैं, दैट मींस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन विद एसिड्स, ये चारों से ही हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। तो इशू कहां है? अगर आप ध्यान से देखिए सेकेंडरी अल्कोहल्स, याद रखिए सेकेंडरी अल्कोहल्स का मतलब हो गया, लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स का, इस तरीके का केमिकल, ठीक है जी। अब इसमें लगा हुआ है अल्कोहल, अगर हम इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा? इससे कंपाउंड बनेगा कुछ कुछ इस तरीके का, राइट? और इसका मतलब जब अल्कोहल किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन होगा तो उससे हमेशा हमें कीटोन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। So here the option B should be the correct answer, that dehydrogenation of secondary alcohol will never give the aldehyde, rather they will give ketones. Dehydrogenation of primary alcohols will give them aldehydes. When phenol is treated with excess bromine water, it gives metabromophenol, ortho and parabromophenol, 2,4-dibromophenol और 2,4,6-tribromophenols। देखिए जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ब्रोमीन वाटर से, तो इट गिव्स अस 2,4,6-tribromophenols। So here the option D is the correct answer. Identify the compound X. Okay, इसमें बेंजीन को रिएक्शन करा के हमने सल्फोनेशन कर रखा है। तो सल्फोनेशन बेंजीन का कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वी हैव टू हीट बेंजीन विद फ्यूमिंग H2SO4। तो X क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि B। तो ऑप्शन B is to be the correct answer. ओके, असर्शन दे रखा है पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। यस, ये तो ठीक है कि जो पिरिडीन होते हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से दे सकते हैं प्रोटॉन्स को, इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक होते हैं पायरोल से, ये तो ठीक है। रीजन क्या दे रखा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन पिरिडीन एंड पायरोल आर डिफरेंट इन नेचर, दोज फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ एरोमेटिक सेक्सेट इन पायरोल व्हाइल नॉट इन पिरिडीन। ठीक है, तो यानी बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। Both reason and assertion are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. Assertion is correct, but reason is incorrect. Both assertion and reasons are incorrect. चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पायरोल का केस क्या है। तो अगर हम पायरोल का केस देखें तो इसमें ध्यान से देखिए, जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन इवेंट, और इसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके जो हमारा पायरोल है वो एक स्टेबलाइज सिस्टम बनता है कॉन्जुगेशन में जाके, रेजोनेंस में जाके। व्हाट अबाउट पिरिडीन?
पिरिडीन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी जगह पे पिरिडीन ऑलरेडी एक स्टेबलाइज सिस्टम है और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता इन ऑर्डर टू गेट रेजोनेंसली स्टेबलाइज। इसका सीधा सा मतलब है कि पायरल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करना पड़ता है टू गेट इट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। Pyridine, on the other hand, they never used their electrons in order to get resonantly stabilized. Pyridine के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, डोनेट कर सकता है और इसीलिए वो ज्यादा बेसिक है। दोनों के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं बट डिफरेंट नेचर के हैं, एक यूज कर रहा है एक यूज नहीं कर रहा है, इसीलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, ठीक है, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हमने 11th एंड 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो तो आपका जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है ये कंपाउंड जो है ये प्रोटॉन अपने आराम से दे सकता है एंड प्रोटॉन देने के बाद जो स्पीशीज बचेगी वो रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर सकती है, रेजोनेंस में जाके आराम से स्टेबल हो सकती है। वाइल इन द केस ऑफ ऑप्शन ए एंड सी वहां पे प्रोटॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज नहीं होंगे। इसीलिए जो आपका बी है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है और उसके बाद फिनॉल एसिडिक होगा, फिनॉल भी आप रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं फिनॉक्साइड आयंस को, और जो आपका ए है एंड सी है उनसे आप प्रोटॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जाएंगे उतने अच्छे से। इसीलिए आपका बोथ ए एंड सी दोनों ही फिनॉल से कम एसिडिक होंगे, इसीलिए ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। Which among the following is the most deactivating meta-directing group in aromatic substitution reactions? COOH, SO3H, NO2 or cyanide? देखिए मेटा डायरेक्टिंग सब्सटीट्यूट लाइक cyanide, SO3H and COH they are the moderate deactivating groups while NO2 ग्रुप जो है वो strong deactivating meta directing group है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी should be the correct answer that NO2 group will be the most deactivating meta directing group in aromatic substitution reaction. The correct order of increasing nucleophilicity is, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, जितना आपका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, तो दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या आयन दे रखे हैं, क्लोराइड, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन से बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोरीन, और आयोडीन इसमें सबसे लार्जेस्ट है, इसका मतलब आयोडीन आयन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा देन ब्रोमीन। तो ऑर्डर जो होगा वो आपका होगा Cl, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन। ये ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में, तो इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। An epoxide is a cyclic ether with 3 atoms on a ring, 2 carbons and 1 oxygen. What is the alternate name for epoxide? ऐसे मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीडेन बोलते हैं, तो जो साइक्लिक एपॉक्साइड्स होते हैं उनको ऑक्सीडेन बोला जाता है और ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं और जनरली जो आपके हेटेरोबाइफंक्शनल क्रॉस लिंकर्स होते हैं उनमें ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ठीक होगा। Which among these is not a representative arene compound? ओके, ड्यूरीन, पिक्रिक क्लोराइड, एस्पिरिन और मेस्टाइलिन। ओके, देखिए एरीन कहलाने के लिए आपको किसी कंपाउंड को क्या शर्तें होती हैं, कोई भी कंपाउंड एरीन तब बनता है जब उसमें बेंजीन रिंग हो और इंटेक्ट बेंजीन रिंग जो है ज्यादा फोकस में हो। ड्यूरीन, एस्पिरिन और मेसिटाइलिन के स्ट्रक्चर देखिए, सीधे सीधे आपको बेंजीन रिंग का फोकस दिख रहा है। जो पिक्रिक क्लोराइड है वो एक सॉल्ट है पिक्रिक एसिड का, यानी कि पिक्रिक एसिड की जहां तक बात होगी वो एरीन है, बट जब उसको सॉल्ट बना देंगे तो आप उसकी हाइड्रोफोबिसिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके एरीन जो करेक्टर है उससे थोड़ा सा आप डेविएट हो रहे हैं सॉल्ट बनाने के बाद, और इसीलिए पिक्रिक क्लोराइड जो है, याद रखिए पिक्रिक एसिड इज एन एरीन बट पिक्रिक क्लोराइड विल नॉट बी एन एरीन और एटलीस्ट लेस एरीन, तो हियर द ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। The IUPAC name of the compound having formula. Okay, तो इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम करना है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है आपके पास। देखिए आपका ये जो ग्रुप है इसको मिलेगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना, आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या उस जैसे डेरिवेटिव को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं।
तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3, तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोपेन जैसा कुछ है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एस्टर टाइप की चीज बनी हुई है, तो इसको होना चाहिए प्रोपेनोइड। अब इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे आपका अमाइनो ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देखने से ये लगेगा कि आपका फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। यहां पर ये चीज गलत हो गई, आईयूपीएसी में आपको इसको बोलना चाहिए था प्रोपेनोइड। तो इसके बाद आंसर क्या होगा, मिथाइल 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइड। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। याद रखिए 2 अमाइनो वाला भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी कॉल्ड एज प्रोपियोनेट। देखिए इसी कंपाउंड के जब हमने केम फाइंडर पे सर्च किया तो बहुत सारे निकनेम्स और मेन नेम्स मिले, जिसमें अगर आप ध्यान से देखिए मिथाइल 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। बट 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड मिथाइल एस्टर, ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसे आईयूपीएसी नेम होना है तो प्रोपियोनेट होना पड़ेगा, और इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथियोक्साइड प्रोड्यूस मेनली आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइलिन, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, या फिर सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। चलिए अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम मिथॉक्साइड से तो आपका आइसोब्यूटाइलिन बनेगा, जिसमें कि आपका जो सोडियम है वो इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, जबकि CH3O यानी कि आपका जो मिथॉक्साइड ग्रुप है ये एक प्रोटॉन को लेके मीथेनॉल बना देगा। तो हियर द आइसोब्यूटाइलिन, दैट मींस ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? देखिए SN1 mechanism न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको याद हो तो वो 2 स्टेप्स में होता है, यानी कि आपको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा और कार्बोकेटाइन जो बनना चाहिए वो स्टेबल भी होना चाहिए बाय एनी मीन्स। अगर वो स्टेबल है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा प्रेफर रिएक्टिव होगा। और अगर हम इस सीरीज को देखें तो वी कैन सी दैट बेंजाइल ग्रुप विल बी द मोस्ट पोटेंट मॉलिक्यूल विच अंडरगोस इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि बेंजाइल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द बेंजीन रिंग, while methyl halides they will be the least preferred molecule which undergoes nucleophilic substitution। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो बेंजाइल क्लोराइड है जब वो अपनी क्लोरीन को लूज करेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो आराम से स्टेबलाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ द बेंजीन रिंग। सो हियर द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन थायोफीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन बेंजीन? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप रिएक्शन को देखिए। जब भी आप थायोफिन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है 2,5 डाइब्रोमो थायोफीन। तो हियर द ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। द डैश इज द अमंग द मोस्ट कंजर्व्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, एसाइल कोए ऑक्सीडोरिडक्टेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और हिस्टोन प्रोटीन। देखिए हिस्टोन जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंजर्व्ड प्रोटीन अमंग यूकेरियोट्स, और दे आर यूज्ड फॉर द डीएनए कॉम्पैक्टेशन। डीएनए कॉम्पैक्टेशन कब? जब सेल डिवीजन कराना हो। तो यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोन्स आर द मोस्ट कंजर्व्ड प्रोटीन अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हियर द ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। If the rise of a helix is 2.5 angstrom and there are 13 amino acid residue per ton of the helix, calculate the pitch of the helix। ठीक है, पहले समझते हैं पिच का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी एक अल्फा हेलिक्स की बात करें या किसी भी हेलिक्स की बात करें तो 1 कंप्लीट राउंड, ये इसका जो स्पेस में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे पिच, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रेजिड्यू इन्वॉल्व होंगे उनको बोलेंगे नंबर ऑफ रेजिड्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज रेजिड्यू विल बी कॉल्ड एज रेजिडुअल राइज। तो राइज हमें कितना दे रखा है? 2.5, और नंबर ऑफ रेजिड्यू कितने दे रखे हैं? 13। तो अगर हम पिच निकालना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेजिडुअल राइज इंटू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या फिर नंबर ऑफ रेजिड्यू। तो पिच क्या हो गई? पिच हो गया आपका रेजिडुअल राइज जो कि है हमारा 2.5 एंगस्ट्रॉम, और नंबर ऑफ रेजिड्यू कितने हैं? 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी
32.5 angstrom. So here option C should be the correct answer. The major stabilizing force in the structure of Z DNA is, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए बिटवीन वॉटसन क्रिक पेयरिंग एंड हुक्सटीन पेयरिंग। एक बार देख लेते हैं। अगर आपके जो न्यूक्लियोटाइड है वो डायरेक्टली एक दूसरे को फेस करें लाइक दिस केस, समझते कैसे? ये आपकी होती है शुगर और इस शुगर के पास होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। अगर एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस को फेस करता है डायरेक्टली तो ऐसी कंफर्मेशन को हम बोलते हैं एंटी कंफर्मेशन। तो जब भी आपका एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से इंटरेक्ट करता है थ्रू एंटी एंटी कंफर्मेशन तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्यूरिन एक और अल्टरनेट फॉर्म में जा सकती है, यानी कि शुगर से जब वो रिएक्ट करती हैं तो देन दे कैन चेंज देयर फेस और इस कंफर्मेशन को हम बोलते हैं सिन। रिमेंबर, प्यूरिन केवल सिन में जा सकती है, पिरिमिडीन कभी नहीं जाएंगे। दैट मीन्स आपकी जो पिरिमिडीन्स हैं दे विल ऑलवेज हैव द एंटी कंफर्मेशन और जब भी इसके बीच में इंटरेक्शन होगा यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है एंड दिस इज कॉल्ड एज हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब भी वॉटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उससे जो डीएनए बनते हैं वो होते हैं हमारे बी डीएनए एंड ए डीएनए, वाइल जेड डीएनए जो बनता है वो बनता है आपका लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए थ्रू हुक्सटीन पेयरिंग। चलिए इसको जरा देखते हैं। तो हमने क्या बात करी, एडेनिन विच इज अ प्यूरिन इज फेसिंग डायरेक्टली टू अ प्रिमिडीन और इस वाली पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, वॉटसन क्रिक पेयरिंग। दोनों ही केसेस में एंटी एंटी कंफर्मेशन है, इसका मतलब ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई, ये कौन सी प्रमोट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉटसन क्रिक। हुक्सटीन में क्या हुआ, हमारी प्यूरिन सिन हो गई जबकि पिरिमिडीन इज स्टिल एज एन एंटी, स्टिल वी कैन हैव सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम बोलने वाले हैं हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो अब कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड, और इसीलिए जो डीएनए बनेगा वो जेड डीएनए होगा। तो हियर द मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ जेड डीएनए इज हुक्सटीन बॉन्डिंग, दैट इज ऑप्शन बी। Three fatty acids X, Y, and Z have 5, 6, and 8 double bond respectively. Arrange X, Y, Z in order of decreasing melting point. देखिए होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर डबल बॉन्ड मीन्स मोर फ्लूइडिटी, यानी कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में उतनी ज्यादा उसको पैक करना मुश्किल है, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, और अगर फ्लूइडिटी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। अब किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स हैं, जेड में, तो जेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। उसके बाद किसमें उससे कम है डबल बॉन्ड, वाई में, तो वाई का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा जेड से, एंड देन एक्स का जो है जिसके अंदर डबल बॉन्ड नंबर्स आर वेरी लेस उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हियर द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following vitamin is known to have anti-sterility function? Vitamin A, vitamin C, vitamin B और vitamin E। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। vitamin E यानी टोकोफेरॉल, दे आर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और इसकी डेफिशिएंसी से वी कैन हैव एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। सो हियर द ऑप्शन डी should be the correct answer, that vitamin E या tocopherol have anti-sterility functions. The type of PCR that can be used to identify multiple genes in one single reaction is, that's very easy, multiplex PCR। multiplex PCR में होता क्या है, एक साथ हम बहुत सारी जीन्स को by using multiple primers हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक ही वेसल के अंदर हम मल्टीपल डीएनए को, मल्टीपल जीन्स को एम्पलीफाई कर पाएंगे मल्टीप्लेक्स पीसीआर से। आरटीपीसीआर कोरोना जैसी सिचुएशन, जब हमारे पास आरएनए बेस्ड जीनोम हो और उससे हमें पता करना हो कौन सा वेरिएंट है कोरोना का, तो हम आरटीपीसीआर यूज करते हैं। क्यूपीसीआर क्वांटिटेटिव पीसीआर होती है, यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम डोमेन में कितना हमारा डीएनए एम्पलीफाई हुआ है उसको हम क्यूपीसीआर से नैरो डाउन कर सकते हैं। टच डाउन पीसीआर जो होती है वो एक तरह से मेथड है टू रिड्यूस द एरर्स इन द पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। A solution of tryptophan has an absorbance at 280 nanometer of
0.54 in a 0.5 centimeter path length. You wait. Given the molar extinction coefficient for tryptophan is 5.4 into 10 power 3 per mole per centimeter, तो कंसंट्रेशन पूछिए कैसे निकालेंगे. ओके, देखिए हमें मालूम है लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है, द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस बाय मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू पाथ लेंथ. याद करिए हमारा जो फॉर्मूला होता था A इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू C इनटू L. तो इससे अगर हम C के लिए रीअरेंज करें तो हमारा फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा एब्जॉर्बेंस बाय मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू पाथ लेंथ. और हम इसमें अगर वैल्यूज डालेंगे तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी निकल के आएगी, 0.2 मिलीमोलर. दैट मींस ऑप्शन सी. Reverse phase chromatography is known so because it makes use of polar stationary phase and non-polar mobile phase. It makes use of non-polar stationary phase and polar mobile phase. It makes use of immobilized hydrophobic ligands. Is used to separate hydrophobic proteins. देखिए नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग क्या है, कहां पे डिफरेंस है. जो हमारे क्रोमेटोग्राफी के फादर हैं स्वेट, उन्होंने जो सिस्टम यूज किया था उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी. उन्होंने किया था, ही हैज यूज सेलुलोज जो पेपर लिया उन्होंने, और हेक्सेन इज यूज्ड एज एन मोबाइल फेज. अब हेक्सेन कैसा होता है, हेक्सेन इज नॉन पोलर, ठीक है जी, एंड सेलुलोज इज स्लाइटली पोलर. तो अगर आपका स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉर्मल फेज. अब जस्ट रिवर्स कर दीजिए, स्टेशनरी फेज को बना दीजिए नॉन पोलर और मोबाइल फेज को बना दीजिए पोलर, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. दैट मींस ऑप्शन बी. In isoelectric focusing, proteins are separated on the basis of their relative content of positively charged residue, relative content of negatively charged residue, relative content of positively and negatively charged residue और size. देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसके बेसिस को यूज किया जाता है इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे किसी भी प्रोटीन पे चार्जेस जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजिड्यूज के हैं वो इक्वल होते हैं. अब डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट पीआई होता है, so we can use this concept, that means relative content of positively and negatively charged residue को different proteins को उसको यूज करते हैं isoelectric focusing. So here the option C should be the correct answer. Which cellular organelle would be concentrated at the top of centrifuge mixture after centrifugation of cells containing solution? देखिए जब भी आपको सेंट्रिफिकेशन करना होता है तो आपको सेल्स को होमोजिनेट करना पड़ता है एंड यू हैव टू गिव सम कंडीशंस जिससे कि जो मेम्ब्रेन्स है वो टूट जाए. जनरली दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो सिंगल लेयर या सिंगल लेमिला वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज, वो ब्रेक डाउन कर ही जाते हैं. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया विच आर बाइलेमुलर, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इस तरह के जो ऑर्गेनेल्स हैं जनरली दे are not being broken down and they appear in the supernatant, while nucleus and their component they are present in the pellets. तो जब भी हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स को कंसंट्रेट करेंगे तो टॉप पे जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वो डिग्रेड हो चुके होंगे, न्यूक्लियस जो है वो हमारा दिखेगा डाउन में, दैट मींस पैलेट में. तो हियर द ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये क्वेश्चन खत्म हुए. आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, फ्री है. आप प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस. प्लीज स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच.